सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत तय करती है। हाँ, आपकी सोच, आपके विचार वही आपकी हकीकत बनाते हैं। नेपोलियन हिल की ये लीजेंडरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको सक्सेस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट तक लेकर जाता है। ये किताब 25 साल की रिसर्च का नतीजा है। नेपोलियन हिल जो कि इस बुक के राइटर हैं, उन्होंने 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोगों का स्टडी किया और पाया कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक फॉर्मूला है। आज हम उसी फॉर्मूला को डिटेल में सीखेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, कहानी दर कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सफलता की पहली सीढ़ी क्या है, आप कहेंगे मेहनत, आप कहेंगे पैसे, आप कहेंगे किस्मत। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं सफलता की शुरुआत सिर्फ एक चीज से होती है, डिजायर, यानी जलती हुई तीव्र इच्छा। और इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए वो हमें एक असली कहानी सुनाते हैं, एडविन सी बर्न्स की। तो आइए इस कहानी को डिटेल में जानते हैं। साल 1905 के आसपास एक गरीब युवक था, एडविन सी बर्न्स। ना पैसा, ना पढ़ाई, ना कोई खास पहचान, लेकिन उसके पास था एक सपना कि मुझे थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। सोचिए जरा, उस वक्त एडिसन दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर थे। बल्ब, ग्रामोफोन, फोनोग्राफ जैसे इन्वेंशंस उनके नाम थी। बर्न्स जैसे आम आदमी का ये सपना पागलपन लगता था, लेकिन यही बर्निंग डिजायर बर्न्स के दिल में आग बनकर जल रही थी। उसने खुद से कहा, मैं एडिशन का पार्टनर बनूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। बर्न्स के पास पैसे नहीं थे, ट्रेन का टिकट तक खरीदने लायक नहीं। फिर भी वो एक ट्रेन में बिना टिकट चढ़कर न्यू जर्सी पहुंच गया, जहां एडिशन की लेबोरेटरी थी। वो गंदे कपड़ों में थका हारा एडिशन के दफ्तर में पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों में सपना चमक रहा था। उसने एडिशन से सीधा कहा, मिस्टर एडिशन, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। एडिशन ने बर्न्स को देखा, एक गरीब लड़का, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक। एडिसन ने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं एक जॉब पर रख लेता हूँ। और यहीं से बर्न्स की जर्नी की शुरुआत हुई। पियून जैसी एक जॉब उसको मिली। अब बर्न्स रोज कंपनी में काम करता, एडिशन की हर एक्टिविटी को ध्यान से देखता। वो जानता था कि एक दिन उसे मौका मिलेगा और तब उसे खुद को साबित करना होगा। बर्न्स के अंदर की आग कभी ठंडी नहीं हुई। जहां बाकी लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते थे, बर्न्स अपने सपने के लिए काम करता था। कई साल बीत गए, फिर एक दिन एडिशन ने एक नया इन्वेंशन किया, एडीफोन। एक डिक्टेशन मशीन जिसमें आवाज रिकॉर्ड करके लिखाई में कन्वर्ट किया जा सकता था। एडिशन को पूरा भरोसा था कि ये इन्वेंशन दुनिया बदल देगा, लेकिन हुआ उल्टा। उसकी सेल्स टीम ने उस प्रोडक्ट को हाथ लगाने से ही मना कर दिया। उनका कहना था, सर ये बेकार है, कोई इसे खरीदेगा ही नहीं। एडिशन निराश हो रहे थे और तभी सामने आया बर्न्स। बर्न्स ने कहा, मिस्टर एडिशन, मुझे ये प्रोडक्ट बेचने का मौका दीजिए, मैं इसे सफल बनाऊंगा। एडिसन ने सोचा, इस लड़के की आंखों में वो चमक है जो किसी और में नहीं है, तो ठीक है, देख लेते हैं। बर्न्स ने पूरी मेहनत और पूरी लगन से प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। वो डोर टू डोर गया, डिमॉन्स्ट्रेशंस दिए, लोगों को समझाया कि ये मशीन कितनी उपयोगी है। जहां बाकी लोग हार मान गए थे, बर्न्स ने हिम्मत नहीं छोड़ी। और नतीजा, कुछ ही महीने में एडिफोन की सेल्स आसमान छूने लगी। एडिशन स्टन्ड थे। उन्होंने बर्न से कहा, तुमने वो कर दिखाया जो मेरी पूरी सेल्स टीम नहीं कर सकी। अब से तुम मेरे सिर्फ एम्प्लॉय नहीं बल्कि मेरे बिजनेस पार्टनर हो। और फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि एडविन सी बर्न्स द बिजनेस एसोसिएट ऑफ थॉमस एडिसन। बर्न्स का सपना सच हो गया। बर्न्स के इस कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है कि बर्न्स के पास ना तो पैसे थे, ना एजुकेशन, ना कॉन्टैक्ट्स। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, बर्निंग डिजायर। उसे डिजायर ने उसे मौका दिलाया और उसे डिजायर ने उसे पार्टनर बना दिया। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर ही एक सफलता की स्टार्टिंग पॉइंट होती है।
मतलब ऑर्डिनरी विश जो है कभी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस नहीं दिला दे सकती है। आपको चाहिए एक बर्निंग डिजायर, ऐसी चाह जो आपको चैन से बैठने ना दे। तो दोस्तों अब आप सोचिए आपकी बर्निंग डिजायर क्या है? क्या वो इतना स्ट्रांग है कि उसके लिए आप सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो? आज ही अपना गोल लिखिए, एग्जैक्ट अमाउंट लिखिए, डेडलाइन लिखिए प्लान के साथ कि आप अपने लाइफ में कितना अमाउंट अचीव करना चाहते हो। क्योंकि बिना लिखे आपका सपना सिर्फ विश और लिखते ही वो सपना गोल बन जाता है। दोस्तों बर्न्स ने साबित किया कि चाहे आप गरीब हो, अकेले हो, खाली जेब लेकर आए हो, अगर आपके अंदर जलती हुई इच्छा है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मंजिल को रोक नहीं सकती। तो दोस्तों सफलता की पहली सीढ़ी होती है बर्निंग डिजायर, और अब वक्त है इसे अपनी जिंदगी में अपनाने का। थिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर 2, फेथ। दोस्तों नेपोलियन हिल कहते हैं फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। मतलब विश्वास दिमाग की सबसे बड़ी रासायनिक शक्ति है। डिजायर आपको सपना देता है लेकिन फेथ उस सपने को हकीकत में बदलता है। और इसे समझाने के लिए हिल हमें दो बड़े एग्जाम्पल्स देते हैं, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिशन। तो साल 1900 के आसपास दुनिया घोड़ों पर चल रही थी, लेकिन हेनरी फोर्ड के दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया था। हर आम इंसान के घर में एक मोटर कार होगी। उस वक्त लोग हंसते थे, कहते थे कार अमीरों का खिलौना है, आम आदमी से खरीद नहीं सकता। लेकिन फोर्ड का फेथ अडिग था। उन्होंने कहा मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो सस्ती होगी, टिकाऊ होगी और हर आदमी उसे चला सकेगा। कई इन्वेंटर्स ने मना कर दिया, कई इंजीनियर्स ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन फोर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने मॉडल टी बनाई, सिंपल, चीप और रिलायबल कार। और फिर असेंबली लाइन प्रोडक्शन का आइडिया लाकर कॉस्ट इतना घटा दिया कि हर आम परिवार कार खरीद सका। रिजल्ट ये हुआ कि फोर्ड ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही बदल दिया। लाखों लोग आज भी उन्हें मॉडर्न ऑटोमोबाइल का पिता मानते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं फोर्ड का सक्सेस उनके कॉन्फिडेंस और अडिग फेथ का नतीजा था। तो एडिशन के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन जब उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की तब साइंटिस्ट ही नहीं अखबार वाले भी उनका मजाक उड़ाते थे। कहते थे ये आदमी हजार बार फेल हो चुका है, ये कभी सक्सेस नहीं होगा। लेकिन एडिशन का जवाब था मैंने हजार बार फेल नहीं किया हूं, मैंने हजार तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते हैं। यही अटूट फेथ था जिसने एडिशन को आखिरकार वो सक्सेस दिलाई जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया। दोस्तों नेपोलियन हिल का प्रिंसिपल है कि फेथ कैसे बनेगा। तो नेपोलियन हिल कहते हैं फेथ कोई जन्मजात चीज नहीं होती है, ये डेवलप होता है रिपीटेशन और ऑटो सजेशन से। मतलब अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं, मेरा गोल पूरा हो रहा है, मैं जीत रहा हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे मानने लगता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है तो आपका एक्शन भी उसी दिशा में जाने लगता है। दोस्तों प्रैक्टिकल फॉर्मूला है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कुछ स्टेप्स है। नेपोलियन हिल ने एक छोटा सा प्रैक्टिस फॉर्मूला दिया है। पॉइंट नंबर 1, पहले आप अपने गोल को क्लियरली लिखो, उसे दिन में 2 बार पढ़ो, सुबह और रात। हर बार पढ़ते समय इमेजिन करो कि गोल पूरा हो चुका है, और नेगेटिव थॉट्स को तुरंत पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करो। यकीन करो कि समय और मेहनत से ये सच होगा। दोस्तों फोर्ड ने दुनिया को बदला क्योंकि उसे अपने विजन पर फेथ था। एडिशन ने दुनिया को रोशन किया क्योंकि उसे अपने इन्वेंशन पर फेथ था। और नेपोलियन हिल कहते हैं अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। तो दोस्तों डिजायर आपकी शुरुआत है लेकिन फेथ उस सपने का ईंधन है। याद रखिए फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। मतलब विश्वास ही असफलता का एकमात्र इलाज है। तो आज से खुद पर, अपने सपनों पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि जब आपका विश्वास अडिग हो तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती है। दोस्तों अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3, ऑटो सजेशन पर। और इस बार भी मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल्स आपको देकर समझाऊंगा जो कि थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने दिए थे। तो चैप्टर नंबर 3, थिंक एंड ग्रो रिच, ऑटो सजेशंस। तो दोस्तों आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। दोस्तों नेपोलियन हिल इसे और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं ऑटो सजेशंस इज द मीडियम
बिटवीन द कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड। मतलब बार बार अपने दिमाग को पॉजिटिव संदेश देना ही आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का तरीका है। इस चैप्टर में हिल बताते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार अपने गोल से फीड करो ताकि वो गोल आपकी हकीकत बन जाए। आपको दोस्तों बर्न्स की कहानी याद है? चैप्टर नंबर 1 में हमने बताया था। बर्न्स जब एडिशन के पास पहुंचा तो उसके पास पैसा नहीं था, ना कनेक्शन, लेकिन उसके पास एक पावरफुल टूल था, ऑटो सजेशंस। बर्न्स रोज खुद से कहता था मैं एडिशन का बिजनेस पार्टनर बनूंगा। वो ये बात इतनी बार दोहराता था कि उसका सबकॉन्शियस माइंड मान चुका था कि ये सच होगा। और यही विश्वास, फेथ उसके एक्शन को गाइड करता रहा जब तक कि उसका सपना हकीकत ना बन गया। दोस्तों नेपोलियन हिल कहते हैं अगर बर्न्स ये स्टेटमेंट सिर्फ एक बार बोलता तो शायद कभी कभी सफल ना होता, लेकिन उसने इसे बार बार बोला, विजुअलाइज किया और दिमाग में बैठा लिया, तभी वो सफल हो पाया और वो एडिसन का पार्टनर भी बन पाया। नेपोलियन हिल हमें अपने बेटे की ही कहानी सुनाते हैं। नेपोलियन हिल का एक बेटा था जो जन्म से ही बहरा था। डॉक्टर्स ने कह दिया था ये बच्चा कभी सुन नहीं पाएगा, कभी बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन नेपोलियन हिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से और अपने बेटे से बार बार कहा, तुम सुन सकते हो, तुम बोल सकते हो और एक दिन तुम सामान्य जिंदगी जियोगे। उन्होंने अपने बेटे को ये पॉजिटिव ऑटो सजेशंस बचपन से ही दिए। नतीजा, धीरे धीरे उसका बेटा बोलना शुरू किया, सुनना सीख गया और इतना सफल हुआ कि बाद में वो हियरिंग एड कंपनी का एग्जीक्यूटिव बन गया और लाखों बहिर लोगों को मदद की। नेपोलियन हिल कहते हैं ये ऑटो सजेशंस और फेथ की शक्ति है। ऑटो सजेशंस कैसे काम करता है? तो नेपोलियन हिल कहते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड फर्क नहीं करता है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। अगर आप बार बार कोई थॉट्स दोहराते हो तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और फिर सबकॉन्शियस आपके एक्शंस को उस डायरेक्शन में ढकेलने लगता है। दोस्तों अगर आप बार बार सोचो मैं फेल हो जाऊंगा तो सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेगा, आप डरेंगे, एक्शन नहीं लेंगे और आप सचमुच फेल हो जाओगे। अगर आप बार बार सोचोगे मैं जीतूंगा, मैं कर सकता हूं, सबकॉन्शियस बिलीव करेगा, एक्शन उसी हिसाब से होंगे, रिजल्ट सक्सेस होगा। कि नेपोलियन हिल ने कहा है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो उस गोल को लिखो, आप कितना लाइफ में अचीव करना चाहते हो या कितना आप अर्न करना चाहते हो पैसे, उस अमाउंट को लिखो और कितने साल में आप करना चाहते हो वो लिखो, डेडलाइन लिखो, प्लान लिखो, एक स्टेटमेंट तैयार करो। जैसे मैं 31 दिसंबर 2029 तक 1 करोड़ रुपए कमा चुका हूं, ऐसा आप सोचो। आप ऐसा सोचो कि आपने बिजनेस बड़ा कर लिया है अपना और मेहनत व क्रिएटिविटी से वेल्थ बनाई है आपने। इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ो, सुबह और रात। पढ़ते समय इमेजिन करो कि गोल पूरा हो चुका है। यही ऑटो सजेशन है और यही ऑटो सजेशन की शक्ति है। दोस्तों बर्न्स पार्टनर बना क्योंकि उसने बार बार अपने सबकॉन्शियस को फीड किया। हिल का बेटा सामान्य जीवन जी पाया क्योंकि उसे पॉजिटिव ऑटो सजेशंस मिला। और अगर आप रोज अपने गोल को लिख कर, पढ़कर, विजुअलाइज करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा। दोस्तों नेपोलियन हिल कहते हैं वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब जो सपना आपका दिमाग सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है वो आप जरूर पा सकते हो। तो आज से नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो और हर दिन पॉजिटिव ऑटो सजेशंस के जरिए अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करो, क्योंकि आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप खुद को रोज रोज बताते हो। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, थिंक एंड ग्रो रिच। चैप्टर नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दोस्तों नॉलेज पावर नहीं है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं नॉलेज इज द ओनली पोटेंशियल पावर। असल पावर तब आती है जब आप नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके एक्शन में लगाते हो। जनरल नॉलेज हर किसी के पास होती है, लेकिन पैसा और सक्सेस उन्हीं को मिलता है जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। हेनरी फोर्ड और स्पेशलाइज्ड नॉलेज की कहानी यहाँ पे हमें राइटर समझाते हैं। हेनरी फोर्ड एक स्कूल ड्रॉप आउट थे। लोग उन्हें अनएजुकेटेड कहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। एक बार कोर्ट में फोर्ड से सवाल पूछा गया, आप बेयरली एजुकेटेड हैं, आपको हिस्ट्री और साइंस का कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आप इतने सफल कैसे हैं? फोर्ड मुस्कुराए और बोले, मेरे ऑफिस में एक बटन है, मैं उस बटन को दबाता हूं और मेरे एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स और एडवाइजर्स मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं। मुझे खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता है कि सही आदमी कहाँ मिलेगा।
यही स्पेशलाइज्ड नॉलेज की सीक्रेट है। खुद सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, सही लोगों की नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। दोस्तों, एंड्रू कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री के एम्पायर थे, लेकिन वो खुद स्टील एक्सपर्ट नहीं थे। उनका जीनियस ये था कि उन्होंने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, इंजीनियर, केमिस्ट, मैनेजर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का। कार्नेगी ने सबकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया और एक कॉमन गोल की तरफ उसे डायरेक्ट किया। नतीजा ये हुआ कि वो दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने। और उन्होंने इस बुक के राइटर नेपोलियन हिल को यही सिखाया कि सफलता नॉलेज नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज से आती है। दोस्तों, एफ डब्ल्यू वुलवर्थ की कहानी यहाँ पे राइटर हमें बताते हैं। एफ डब्ल्यू वुलवर्थ के पास ना तो ज्यादा एजुकेशन था ना टेक्निकल स्किल थी, लेकिन उसके पास रिटेल ट्रेड की गहरी समझ थी, यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ कस्टमर बिहेवियर। उन्होंने सोचा, अगर मैं छोटे छोटे आइटम्स बहुत सस्ते दाम पर बेचूं तो ज्यादा ग्राहक आएंगे और वॉल्यूम से प्रॉफिट बनेगा। यही आइडिया आगे चलकर वुलवर्थ स्टोर्स बना, जिसने रिटेल वर्ल्ड को बदल दिया। दोस्तों, हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज लाइब्रेरी में भरी पड़ी है, लेकिन वो आपको अमीर नहीं बनाएगी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वही है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूजफुल हो। सक्सेस पाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो खुद स्पेशलाइज्ड नॉलेज डेवलप करो या फिर दूसरे स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोगों को ऑर्गेनाइज करो और यूज करो, जैसे फोर्ड और कार्नेगी ने किया। दोस्तों, आइडेंटिफाई करो कि किस फील्ड में नॉलेज आपको चाहिए। कोर्स को पढ़ो, उसके बुक्स पढ़ो, एक्सपर्ट से सीखो, स्पेशलाइज्ड लोगों से नेटवर्क बनाओ। इस नॉलेज को सिर्फ स्टोर मत करो, उसे प्रैक्टिस में लाओ। मास्टरमाइंड लोगों की ग्रुप बनाओ, अलग अलग एक्सपर्टाइज वाले लोगों के साथ मिलकर काम करो। दोस्तों, फोर्ड ने एक्सपर्ट की नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन किया। कार्नेगी ने मास्टरमाइंड ग्रुप से स्टील एम्पायर बनाया। वुलवर्थ ने रिटेल साइकोलॉजी समझकर एम्पायर खड़ा किया। लेसन साफ है, आपको सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि किससे सीखना है और उस नॉलेज को कैसे एक्शन में बदलना है। दोस्तों, याद रखिए, किताबें जनरल नॉलेज देती है, लेकिन वेल्थ स्पेशलाइज्ड नॉलेज से बनती है। तो आज से डिसाइड करो आप किस चीज में एक्सपर्ट बनोगे, क्योंकि आने वाले समय में वही सफल होगा जिसके पास एक खास स्किल होगी जिसे दुनिया वैल्यू करती है। चैप्टर नंबर 5, इमेजिनेशन। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज लिटरली द वर्कशॉप वेयर ऑल प्लान्स आर क्रिएटेड। मतलब, हर सक्सेस की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है। जो चीज आज रियलिटी है वो कभी किसी के दिमाग में सिर्फ एक कल्पना थी। इस चैप्टर में हिल इमेजिनेशन की दो किस्में बताते हैं। पहला, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो आइडियाज पहले से मौजूद है उन्हें जोड़कर नया बनाना। दूसरा, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो नए नए आइडियाज, इंस्पिरेशन या इंट्यूशन से आते हैं। दोस्तों, 1903 से पहले दुनिया हजारों सालों से सोच रही थी कि इंसान उड़ नहीं सकता है, लेकिन ऑरविल और विल्बुर राइट ने इसे चैलेंज किया। उनके पास ना कोई इंजीनियरिंग की डिग्री थी, ना ही कोई बड़ी फंडिंग। वो साइकिल रिपेयर शॉप चलाते थे, लेकिन उनके पास थी एक जलती हुई इमेजिनेशन। उन्होंने सोचा, अगर पक्षी पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान भी उड़ सकता है, बस हमें सही डिजाइन और इंजन चाहिए। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये पागल है, इंसान उड़ने के लिए नहीं बना है। लेकिन राइट ब्रदर्स अपनी इमेजिनेशंस को एक्सपेरिमेंट में बदलते रहे। आखिरकार 17 दिसंबर 1903 को किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में उन्होंने पहला एरोप्लेन उड़ाया। और इसी तरह इमेजिनेशन से पूरी दुनिया बदल गई। दोस्तों, नेपोलियन हिल फिर से एडिशन का एग्जाम्पल देते हैं। एडिशन ने जब इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का ड्रीम देखा तो वो सिर्फ इमेजिनेशन था। हजारों बार फेल होने के बावजूद एडिशन का माइंड बार बार नए कॉम्बिनेशंस और नए आइडियाज सोचता रहा। यानी सिंथेटिक इमेजिनेशंस, अलग अलग एक्सपेरिमेंट और मटेरियल्स को जोड़कर नया बनाना। आखिरकार बल्ब बना और पूरी दुनिया रोशन हो गई। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ा बिजनेस पहले एक इमेजिनेशन था। एफ डब्ल्यू वुलवर्थ ने इमेजिन किया कि गरीब आदमी भी सस्ती दुकानों से खरीद सकता है। 5 एंड डाइम स्टोर शुरू हुए। हेनरी फोर्ड ने इमेजिन किया कि हर मिडिल क्लास परिवार के पास कार होगी। मॉडल टी कार आई। एंड्रू कार्नेगी ने इमेजिन किया कि स्टील मास प्रोडक्शन से अमेरिका बदल सकता है। स्टील एम्पायर बना। इन सब का कॉमन फैक्टर था इमेजिनेशन से शुरू करना और एक्शन से उसे रियलिटी में बदलना। दोस्तों, हिल कहते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग आइडियाज
को जोड़ो, नया सॉल्यूशन बनाओ और क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, गट फीलिंग्स को सुनो, नए आइडियाज को पकड़ो। ग्रेट लीडर्स, इन्वेंटर्स और बिजनेसमैन दोनों इमेजिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं। इमेजिनेशंस को कैसे ट्रेन किया जाए? तो डेली सोचो मेरा गोल पूरा हो गया है, वो आपको कैसा दिख रहा है उसे सोचो। आइडियाज लिखो, हर रोज अपने दिमाग में आए आइडियाज को डायरी में नोट करो। एक्सपेरिमेंट करो, सिर्फ सोचो मत, टेस्ट करो। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, अलग अलग लोगों के आइडियाज को कंबाइन करो। साइलेंस और मेडिटेशन करो। क्रिएटिव इमेजिनेशन इंस्पिरेशन से आती है। दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने उड़ने का कल्पना की और दुनिया बदल गई। एडिशन ने कल्पना को 1000 बार टेस्ट किया और रोशनी दी। फोर्ड, कार्नेगी, वुलवर्थ सब ने अपनी इमेजिनेशंस को रियलिटी में बदला है। लेसन साफ है, आपकी कल्पना आपकी दौलत है। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं इमेजिनेशन इज द मोस्ट मार्वेलस, मिरेक्युलस, इनकंसीवेबल पावर द वर्ल्ड हैज एवर नोन। मतलब इमेजिनेशन वो शक्ति है जो इंसान को भगवान के सबसे करीब ले जाती है। तो आज से अपनी इमेजिनेशंस को दबाना नहीं बल्कि नर्चर करना, लिखना और एक्शन में बदलना, क्योंकि जो आज आप इमेजिन कर रहे हो कल वही आपकी रियलिटी बन सकता है। दोस्तों, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं यू मस्ट हैव अ प्लान एंड इफ द फर्स्ट प्लान डजंट वर्क रिप्लेस इट विद अ न्यू वन, बट नेवर रिप्लेस द गोल। मतलब जो आदमी बिना प्लान के चलता है वो हार जाएगा, और जो आदमी बार बार अपने प्लान्स बदल सकता है लेकिन अगर गोल नहीं छोड़ता है वही जीतता है। इस चैप्टर में हिल हमें बताते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कैसे सक्सेस की बैकबोन है। हेनरी फोर्ड का सपना था हर आम इंसान के पास कार हो, लेकिन सिर्फ सपना होने से कुछ नहीं होता। फोर्ड ने एक डिटेल्ड प्लान बनाया, असेंबली लाइन प्रोडक्शन शुरू किया, कॉस्ट कम की, स्पीड बढ़ाई, वर्कर्स को अच्छा पे किया ताकि वही वर्कर्स अपनी कार खरीद सके। ये सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का नतीजा था। अगर फोर्ड सिर्फ डिजायर पर अटका रहता तो शायद कभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल नहीं पाता। दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी के राइट आर्म थे चार्ल्स श्वाब। तो कार्नेगी के पास स्टील बिजनेस का एम्पायर था, लेकिन उसे और बड़ा बनाने के लिए एक प्रॉपर प्लान चाहिए था। श्वाब ने जेपी मॉर्गन और कार्नेगी के बीच मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उसने स्टेप बाय स्टेप एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि कैसे छोटे स्टील कंपनीज को मर्ज करके एक जायंट कंपनी बनाई जा सके। नतीजा ये हुआ कि 1901 में बनी यूएस स्टील कॉरपोरेशन दुनिया की पहली बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन। यहाँ हिल कहते हैं श्वाब का जीनियस उसका इमेजिनेशन नहीं था बल्कि उसकी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन एबिलिटी थी। दोस्तों, थॉमस एडिसन सिर्फ आइडियाज वाले इंसान नहीं थे, उनके पास हजारों इन्वेंशंस थे, लेकिन वो हर इन्वेंशन को एक डिटेल प्लान के साथ मार्केट में उतारते थे। उनका रूल था अ जीनियस इज जस्ट 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। मतलब आइडिया सिर्फ स्पार्क है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और मेहनत ही उसे रियलिटी बनाती है। दोस्तों, हिल कहते हैं कोई भी डिजायर या इमेजिनेशन तब तक बेकार है जब तक उसके पीछे कंक्रीट प्लान ना हो। फेलियर अक्सर इसलिए आता है क्योंकि लोग बिना प्लान के स्टार्ट करते हैं। अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो नया बनाओ, फ्लेक्सिबिलिटी रखो। कोई भी बड़ा एम्पायर सिर्फ प्लानिंग और टीम वर्क से खड़ा होता है। दोस्तों, गोल को लिखो, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके पास अलग अलग स्किल्स हो। स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान तैयार करो, हर स्टेप के लिए डेडलाइन तय करो। रिसोर्सेस आइडेंटिफाई करो, पैसा, लोग, स्किल्स। स्टार्ट स्मॉल देन एक्सपेंड। फेल होने पर नया प्लान बनाओ लेकिन गोल मत छोड़ो। दोस्तों, फोर्ड ने ऑर्गेनाइज प्लानिंग से कार हर इंसान तक पहुंचाई। श्वाब ने ऑर्गेनाइज प्लानिंग से यूएस स्टील कॉरपोरेशन खड़ी की। एडिशन ने ऑर्गेनाइज प्लानिंग से हर इन्वेंशन मार्केट तक पहुंचाया। लेसन साफ है, डिजायर प्लस फेथ प्लस इमेजिनेशन तभी काम करेंगे जब आपके पास ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होगी। दोस्तों, याद रखिए, सपना देखने वाले बहुत है, सोचने वाले भी बहुत है, लेकिन जीतता वही है जो प्लान बनाकर उसे एक्शन में बदलता है। नेपोलियन हिल कहते हैं दोज हु फेल टू प्लान प्लान टू फेल। तो आज से सिर्फ सपने मत देखो बल्कि उनके लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाओ और स्टेप बाय स्टेप एक्शन लो। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं चैप्टर नंबर 7, डिसीजन। दोस्तों, क्या आपने गौर किया कि सक्सेसफुल लोग हमेशा डिसीजिव होते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी without exception have the habit of reaching decisions very slowly if at all and of changing these decisions quickly। मतलब कमजोर
निर्णय कमजोर जिंदगी, मजबूत निर्णय मजबूत फैसला। दोस्तों, हेनरी फोर्ड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिल ने यही दिया। फोर्ड ने एक बार तय किया कि मॉडल टी ही बनेगी। कंपनी के डायरेक्टर्स, इन्वेंटर्स, यहाँ तक कि उनके खुद के मैनेजर्स भी कह रहे थे कि सर अब डिज़ाइन बदल दो, मार्केट बदल रहा है। लेकिन फोर्ड का डिसीजन अडिग था, नहीं, मॉडल टी सिंपल, सस्ती और रिलायबल है, यही मास प्रोडक्शन में बनेगी। कई लोग कहते थे फोर्ड बहुत स्टबर्न थे, लेकिन इसी स्ट्रांग डिसीजन ने उन्हें उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बना दिया। हिल यहाँ अमेरिका की आज़ादी का भी एग्जाम्पल देते हैं। सन 1776 में सिर्फ 56 लोगों ने साहस दिखाया और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर हस्ताक्षर किए। ये आसान फैसला नहीं था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। साइन करने का मतलब था मौत, फांसी या देशद्रोह। लेकिन इन 56 लोगों ने डिसीजन लिया, फ्रीडम चाहिए तो अब पीछे नहीं हटेंगे। और उनका ये डिसीजन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की नींव बनी। हिल कहते हैं लाखों लोग एजुकेटेड हैं, डिग्रीज रखते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास डिसिसिवनेस की आदत नहीं होती है। हेनरी फोर्ड ने बिना ज्यादा एजुकेशन के डिसिसिव डिसीजन लिए, एम्पायर बना। बहुत सारे हाईली एजुकेटेड लोग डिसीजन ना ले पाने की वजह से एवरेज बने रहते हैं। दोस्तों, हिल कहते हैं डिसीजन लेना मतलब प्रोकास्टिनेशंस को मार देना। फियर और डाउट डिसीजंस के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सक्सेसफुल लोग क्विकली डिसाइड करते हैं और स्लोली बदलते हैं, वहीं अनसक्सेस लोग डिसीजन करने में देर लगाते हैं और जल्दी बदल जाते हैं। दोस्तों, डिसीजंस कैसे डेवलप करें, तो इसके लिए पहला पॉइंट है कि गोल क्लियर करो। जब क्लैरिटी होगी तब डिसीजन आसान होगा। फेयर को फेस करो। डर डिसीजंस की सबसे बड़ी रुकावट है। जल्दी डिसाइड करो, ओवर थिंकिंग मत करो। मास्टरमाइंड ग्रुप से सलाह लो, लेकिन फाइनल डिसीजन खुद लो। डिसीजन बदलो मत जब तक एक्सट्रीम रीजन ना हो। फोर्ड सफल हुए क्योंकि उन्होंने डिसिसिवनेस दिखाया। अमेरिका फ्री हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने साहसिक डिसीजन लिए। एवरेज लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो निर्णय लेने में कमजोर होते हैं। लेसन साफ है, आपकी सफलता आपके निर्णयों की गुणवत्ता और स्पीड पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, याद रखिए, आप सपना देखना जरूरी है, प्लान बनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है डिसीजन लेना। नेपोलियन हिल कहते हैं दोज हु रीच डिसीजन प्रॉम्प्टली एंड डेफिनेटली नो व्हाट दे वांट एंड जनरली गेट इट। तो आज से प्रोकास्टिनेशन छोड़ो, जल्दी डिसाइड करो और अपने डिसीजन पर डटे रहो, क्योंकि जीत हमेशा डिसीसिव लोगों की होती है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 शुरुआत करते हैं हम लोग, परसिस्टेंस। तो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि ज़्यादातर लोग सपने तो देखते हैं, शुरुआत भी करते हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल आते ही छोड़ देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं विदाउट परसिस्टेंस यू विल बी डिफीटेड, इवन बिफोर यू स्टार्ट विथ परसिस्टेंस यू विल विन। अगर लगन नहीं है तो असफलता पक्की है, और अगर परसिस्टेंस है तो देर सवेर जीत आपकी ही होगी। थॉमस एडिशन और इलेक्ट्रिक बल्ब की कहानी आपने देख ही लिया है। एडिशन की कहानी परसिस्टेंस का सबसे बड़ा सिंबल है। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 10,000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, हर बार फेल हुए। लोग हंसते थे, अखबार में उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एडिशंस का जवाब था मैंने 10,000 बार फेल नहीं, बल्कि 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते हैं। अगर एडिशन परसिस्टेंस छोड़ देते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। उनका सक्सेस सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि दृढ़ता और बार बार कोशिश करने की ताकत थी। दोस्तों, फोर्ड का सपना था एक ऐसा इंजन बनाना जो V8 सिलेंडर का हो। उनके इंजीनियर्स बोले ये असंभव है, लेकिन फोर्ड ने कहा काम करते रहो, चाहे जितना वक्त लगे, मैं चाहता हूं कि ये बने। महीनों तक इंजीनियर्स फेल होते रहे, लेकिन फोर्ड की परसिस्टेंस उन्हें बार बार कोशिश करने के लिए पुश करता रहा। आखिरकार वो V8 इंजन रियलिटी बना और उसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दी। दोस्तों, हिल ने एक छोटा एग्जाम्पल दिया है। कई लोग थोड़े थोड़े समय तक मेहनत करते हैं, लेकिन जरा सी रुकावट आई और छोड़ देते हैं। रिजल्ट सफलता उनके बस एक कदम दूर थी, लेकिन वो हार मान गए। हिल इसे कहते हैं 3 फीट फ्रॉम गोल्ड सिंड्रोम, मतलब आप सोने की खदान खोदते खोदते बस 3 फीट दूर रह गए और हार मानकर लौट गए, और दूसरा आदमी वहीं से खोदकर गोल्ड पा लेता है। दोस्तों, परसिस्टेंस क्यों जरूरी है, तो हिल बताते हैं परसिस्टेंस 4 चीजों पर टिकी होती है। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, मतलब क्लियर गोल होना है। डिजायर, गोल पाने की तीव्र चाहत होना है। सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद पर भरोसा होना। विल पावर एंड हैबिट, बार बार एक्शन लेना चाहे कैसा भी माहौल हो।
दोस्तों गोल को डेली पढ़ो, विजुअलाइज करो, ऑब्स्टेकल को टेम्पररी समझो, अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, सपोर्ट सिस्टम बनाओ, हर दिन छोटे कंसिस्टेंट एक्शन लो, फेलियर को फीडबैक मानो, फुल स्टॉप नहीं। एडिशन जीते क्योंकि उनके उन्होंने 1000 बार फेल होने पर भी परसिस्टेंस रखा। फोर्ड जीते क्योंकि उन्होंने इम्पॉसिबल V8 इंजन बनाने का परसिस्टेंस दिखाया। और बहुत से लोग हार जाते क्योंकि वो सक्सेस से सिर्फ एक कदम दूर परसिस्टेंस छोड़ देते हैं। दोस्तों लेसन साफ है, अगर आप लगन से डटे रहेंगे तो जीत निश्चित है। तो दोस्तों याद रखिए, सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। तो चाहे आज आप कितनी बार फेल हुए हों, कल फिर उठिए, फिर कोशिश कीजिए, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो डटा रहता है। तो इसी के साथ चलते हैं चैप्टर नंबर 9, द मास्टरमाइंड। तो दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग कभी अकेले काम नहीं करते, उनके पीछे एक स्ट्रांग टीम होती है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो एक ही गोल पर फोकस करके अपनी एनर्जी, नॉलेज और स्किल मिलाता है। रिजल्ट एनर्जी मल्टीप्लाई होती है और सक्सेस कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों हिल बताते हैं एंड्रू कार्नेगी जो स्टील इंडस्ट्री के एम्परर बने, उनके पास खुद उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आसपास के एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, बेस्ट इंजीनियर्स, मैनेजर्स और थिंकर्स का। कार्नेगी कहते हैं मैं खुद जीनियस नहीं हूँ, मैं तो उन लोगों का काम करवाने का जीनियस हूँ जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। रिजल्ट, उनका मास्टरमाइंड ग्रुप इतना पावरफुल था कि उसने स्टील इंडस्ट्री को बदल दिया और कार्नेगी दुनिया के रिचेस्ट लोगों में गिने गए। तो कार्नेगी के ही एक डिसाइपल चार्ल्स श्वाब ने जब अपना खुद का काम शुरू किया तो उन्होंने भी मास्टरमाइंड पावर का इस्तेमाल किया। उन्होंने फाइनेंस वर्ल्ड के जायंट जेपी मॉर्गन के साथ तालमेल बैठाया। मॉर्गन की फाइनेंशियल पावर, श्वाब की स्टील नॉलेज, यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन ये दुनिया की पहली $1 बिलियन कॉरपोरेशन बनी। ये पावर अकेले श्वाब या अकेले मॉर्गन अचीव नहीं कर सकते थे, बट टुगेदर मास्टरमाइंड ने हिस्ट्री क्रिएट किया। दोस्तों हिल कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा दिमाग मिलकर एक डेफिनेट पर्पस पर काम करते हैं तो एक थर्ड इनविजिबल फोर्स पैदा होती है। जैसे बैटरी सेल्स मिलाकर ज़्यादा एनर्जी बनती है, वैसे ही माइंड्स मिलकर सुपर एनर्जी बनाते हैं। इसका असर दो तरह से होता है, पहला इकोनॉमिक, हर किसी के नॉलेज रिसोर्सेज मिलते हैं और बिजनेस ग्रोथ होती है, और दूसरा स्पिरिचुअल, ग्रुप में पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन और विल पावर मल्टीप्लाई होती है। तो दोस्तों लेसन साफ है, आप अकेले तेज जा सकते हैं लेकिन टीम के साथ दूर तक जा सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है और इम्पॉसिबल गोल्स को भी पॉसिबल बना देता है। नील कहते हैं नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट देयर बाय क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल इनटेंजिबल फोर्स विच मे बी लिंक टू अ थर्ड माइंड। तो अगर आप जिंदगी में बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो अकेले मत लड़ो, अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, क्योंकि जब कई दिमाग एक साथ सोचते हैं तो मिरेकल्स होते हैं। दोस्तों अगला चैप्टर है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों ये चैप्टर नेपोलियन हिल की किताब का दिल है। हिल कहते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट थ्रू अ मेथड ऑफ रिसीविंग एंड फाइलिंग इम्प्रेशंस और थॉट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त काम कर रहा है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। अगर आप इसमें सही थॉट्स भरते हो सक्सेस मिलती है, गलत भरते हो फेलियर मिलती है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो बार बार सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाता है? नेपोलियन हिल कहते हैं द सबकॉन्शियस माइंड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फाइनाइट माइंड ऑफ मैन एंड इन फाइनाइट इंटेलिजेंस। मतलब सबकॉन्शियस माइंड वो पुल है जो आपके गोल्स को रियलिटी से जोड़ते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करते हैं? तो दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस थॉट्स को एक्शंस के बीच फिल्टर नहीं करता है। वो जो भी इनपुट पाता है, इमोशंस, डिजायर, फेयर्स, उन्हें एक्सेप्ट करके रियलिटी की ओर काम करना शुरू करता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आइडियाज पर काम करता है। यानी अगर आप सक्सेस विजुअलाइज करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड एक्शन के जरिए उसे रियलिटी बनाने लगेगा, और अगर आप बार बार फेलियर या डर सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। दोस्तों हिल ने बताया कि एडविन बर्न्स जिसने एडिशन का पार्टनर बनने का सपना देखा था, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार फीड किया कि मुझे एडिशन के साथ काम करना है।
बर्न्स गरीब था, कनेक्शंस नहीं थे, लेकिन उनका सबकॉन्शियस हर दिन उसी गोल पर फोकस करता था। आखिरकार कुछ साल बाद वो एडिशन का बिजनेस पार्टनर बना। ये प्योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है। दोस्तों, एडिशन अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर कर ही प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। वो कई बार एक्सपेरिमेंट करते करते थक जाते, फिर कहते अब सबकॉन्शियस काम करेगा। वो रिलैक्स होकर सो जाते या वॉक पर चले जाते। अगले दिन सॉल्यूशन उनके दिमाग में ऐसे आता जैसे कोई अंदर से विस्पर कर रहा हो। हिल कहते हैं यही सबकॉन्शियस माइंड और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का कनेक्शन है। दोस्तों, अब्राहम लिंकन का पूरा जीवन स्ट्रगल और फेलियर से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार फीड किया कि मैं अमेरिका को एकजुट करूंगा। बार बार की पर्सनल, बिजनेस और पॉलिटिकल फेलियर्स के बावजूद उन्होंने सबकॉन्शियस की पावर से खुद को प्रेसिडेंट और देश का सबसे महान लीडर बना लिया। दोस्तों, हिल कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड मोस्टली इमोशन से फीड होता है, लॉजिक से नहीं। पॉजिटिव इमोशंस सक्सेस अट्रैक्ट करते हैं, जैसे डिजायर, फेथ, लव, एंथुजियाज्म, होप। नेगेटिव इमोशंस फेलियर अट्रैक्ट करते हैं, जैसे फेयर, जेलसी, रिवेंज, ग्रीड, एंगर। दोस्तों, सबकॉन्शियस एक वक्त में सिर्फ एक ही डोमिनेंट इमोशन होल्ड कर सकता है, इसलिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करना है कि उसमें पॉजिटिव इमोशंस ही जाए। दोस्तों, सबकॉन्शियस को कैसे कंट्रोल करें? तो पहला है ऑटो सजेशंस। रोज अपने गोल को लिख कर और जोर जोर से बोलकर सबकॉन्शियस में फीड करो। विजुअलाइज करके सोने से पहले और उठते ही पहले अपने गोल की तस्वीर दिमाग में बनाओ। पॉजिटिव इमोशंस के द्वारा, जैसे फेथ, लव और एंथुजियाज्म से के साथ गोल रिपीट करो। नेगेटिविटी को अवॉइड करके न्यूज़, टॉक्सिक लोग, नेगेटिव सोच फिल्टर आउट करो। म्यूजिक, मेडिटेशन, अफर्मेशन सबकॉन्शियस को प्राइम करने के लिए टूल है। तो दोस्तों, बर्न्स ने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से एडिशन का पार्टनर बनने का सपना पूरा किया। एडिशन इन्वेंशंस में सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते थे। लिंकन ने सबकॉन्शियस बिलीफ से एक टूटे देश को जोड़ा। लेसन साफ है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का ऑटो पायलट है, उसमें जो भरोगे वही रियलिटी बनेगा। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं द सबकॉन्शियस माइंड विल ट्रांसलेट इनटू रियलिटी अ थॉट ड्रिवन बाय फेयर और वन ड्रिवन बाय डिजायर। इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। तो अब फैसला आपका है, आप अपने सबकॉन्शियस को डर से भरोगे या सपनों से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वही देगा जो आप उससे मांगोगे। दोस्तों, अगला चैप्टर द ब्रेन। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी आपको अचानक कोई आइडिया आता है और बाद में पता चलता है किसी और ने भी वही सोचा है? नेपोलियन हिल कहते हैं ये कोइंसिडेंट नहीं, बल्कि हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है। वो थॉट्स ब्रॉडकास्ट भी करता है और दूसरे लोगों के थॉट्स रिसीव भी करता है। तो दोस्तों, दिमाग की हर थॉट्स एक वाइब्रेशन पैदा करती है। जब आप किसी डिजायर या गोल पर बार बार इंटेंस सोचते हो, तो आपका ब्रेन उस थॉट्स को फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करता है। दूसरा इंसान उसके जिसका ब्रेन ट्यून्ड है, वो उसे रिसीव कर सकता है। इसलिए मास्टरमाइंड ग्रुप्स में आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि कोई कई ब्रेन्स ट्यून्ड होकर कलेक्टिव ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। दोस्तों, एडिशन और उनके कॉन्टेम्पररी इन्वेंटर्स ने माना कि थॉट्स भी एनर्जी है। जैसे रेडियो वेव्स होते हैं, वैसे ही ब्रेन वेव्स भी होते हैं। एडिशन कहते थे कई बार उनके इन्वेंशंस अचानक इंस्पिरेशंस में आते थे, जैसे किसी इनविजिबल सोर्स से उन्हें भेजा जा रहा है। हिल इसे कहते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से ब्रॉडकास्टिंग रिसीव करना। दोस्तों, हेनरी फोर्ड और एडिशन अक्सर आइडियाज़ पर डिस्कस करते थे। कई बार ऐसा होता है कि फोर्ड कोई थॉट्स बोलते हैं और एडिशन कहते हैं मैं भी यही सोच रहा था। ये ब्रेन ब्रॉडकास्टिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोनों एक ही फ्रिक्वेंसी पर ट्यून्ड रहते थे, इसलिए उनके आइडियाज़ सिंक्रोनाइज हो जाते थे। दोस्तों, हिल ने बताया कि कई महान लेखक और कलाकार क्लेम करते थे ये आइडिया मैंने क्रिएट नहीं किया, ये तो मेरे दिमाग में कई कहीं बाहर से आया है। शेक्सपियर, बीथोवेन और कई पोइट्स ने एडमिट किया कि उनकी इंस्पिरेशन जैसे किसी हायर सोर्स से आती थी, यानी उनका ब्रेन उस वक्त इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से ट्यून्ड था। दोस्तों, हिल कहते हैं ब्रेन की वाइब्रेशन स्ट्रॉन्गेस्ट तब होती है जब थॉट इमोशंस के साथ आता है। खासकर तीन इमोशंस ब्रेन को सबसे पावरफुल बनाते हैं। पहला सेक्स एनर्जी, दूसरा लव एंड तीसरा डिजायर। ये इमोशंस थॉट को एम्पलीफाई करके ब्रॉडकास्ट करते हैं, यूनिवर्स तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग में हाई फ्रिक्वेंसी थॉट्स लाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हिल बताते हैं कि ब्रेन पावर को कैसे यूज़ करो। तो दोस्तों यहाँ पे हिल बताते ब्रेन पावर को कैसे यूज़ करें। पहला, पॉजिटिव थिंकिंग से, दिमाग में हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स डालो। दूसरा, विजुअलाइजेशन से, गोल को रिपीटेडली इमेजिन करो, ब्रॉडकास्ट होगा। तीसरा, मास्टरमाइंड ग्रुप से, जब कई लोग मिलकर सोचते हैं तो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। चौथा, मेडिटेशन एंड साइलेंस से, ब्रेन को ट्यून करने का बेस्ट तरीका मेडिटेशन एंड साइलेंस है। एंड फिफ्थ पॉइंट, इमोशंस के साथ गोल को सोचना। दोस्तों एडिशन इंस्पिरेशन रिसीव करते थे जैसे रेडियो सिग्नल। फोर्ड एडिशन एक दूसरे के आइडियाज नेचुरली पकड़ लेते थे। राइटर्स और आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी हायर सोर्स से आती है। दोस्तों लेसन साफ है, आपका ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। उसमें सही फ्रिक्वेंसी डालो, सही लोगों के साथ ट्यून करो, और वो आपको ऐसे आइडियाज़ देगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो दोस्तों नेपोलियन हिल कहते हैं एवरी ह्यूमन ब्रेन इज कैपेबल ऑफ पिकिंग अप वाइब्रेशंस ऑफ थॉट्स बीइंग रिलीज्ड बाय अदर ब्रेन्स। तो अगर आप सक्सेस चाहते हो, अपने ब्रेन को हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स से ट्यून करो, क्योंकि जैसा आप ब्रॉडकास्ट करोगे वैसा ही यूनिवर्स से रिसीव करोगे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, द सिक्स्थ सेंस। दोस्तों हिल कहते हैं द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड विच हैज़ बीन रिफर्ड to as the creative imaginations. It is the faculty through which infinite intelligence may and will communicate voluntarily without any effort from or demands by the individual. मतलब छठी इंद्री हमारी इंट्यूशन है जो सबकॉन्शियस माइंड और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से मैसेज रिसीव करती है। दोस्तों नेपोलियन हिल कहते हैं द सिक्स्थ सेंस विल ओनली फंक्शन आफ्टर द अदर प्रिंसिपल्स आर मास्टर्ड। मतलब डिजायर, फेथ, इमेजिनेशन, मास्टर माइंड, परसिस्टेंट, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन, जब आप इन सभी प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे तभी आपकी इंट्यूशन काम करना शुरू करेगी, और ये इंट्यूशन आपको ऐसे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ और डिसीजन देगा जो नॉर्मल थिंकिंग से बाहर होते हैं। सिक्स्थ सेंस कैसे काम करते हैं? दोस्तों सिक्स्थ सेंस बेसिकली इंट्यूशन फैकल्टी है। ये आपको सिग्नल देती है सही और गलत, अपॉर्चुनिटी और रिस्क। हिल कहते हैं इसे डेवलप करने का तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, पॉजिटिव इमोशंस और डेफिनेट पर्पस के साथ। सिक्स्थ सेंस फ्लैशेस के रूप में काम करती है, जैसे अचानक इंस्पिरेशन, गट फीलिंग या आइडियाज़ आ गए। दोस्तों हिल ने बताया एडिशन कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद सॉल्यूशन नहीं पा रहे थे। एक बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट रोक दिया और सोचने के बजाय वॉक पे चले गए। तभी उनकी सिक्स्थ सेंस ने सिग्नल दिया ट्राई दिस कॉम्बिनेशन। अगले दिन वही आइडिया उनके दिमाग में आया और इलेक्ट्रिक बल्ब का फाइनल सॉल्यूशन मिल गया। दोस्तों हिल इसे बताते हैं इंट्यूशन केवल तब दोस्तों हिल बताते हैं इंट्यूशन केवल तब काम करती है जब सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपरली फीड किया गया हो। दोस्तों फोर्ड कई बार न्यू डिज़ाइन और मास प्रोडक्शन आइडियाज़ के लिए ब्रेन स्टॉर्म करते थे। उन्होंने अपनी मास्टरमाइंड ग्रुप मीटिंग्स के दौरान सिक्स्थ सेंस को भी ध्यान में रखा। कई बार अचानक इंसाइट आते हैं, जैसे बेस्ट असेंबली लाइन सेटअप, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। दोस्तों हिल कहते हैं ये सिक्स्थ सेंस सिग्नल थे जो सबकॉन्शियस और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से आए हैं। दोस्तों अब्राहम लिंकन की पॉलिटिकल कैरियर में कई क्रिटिकल डिसीजन थे, जैसे सिविल वॉर और भी बहुत सारे चीज़ें। दोस्तों अब्राहम लिंकन की पॉलिटिकल करियर में कई क्रिटिकल डिसीजंस लेने को आए। दोस्तों हिल बताते हैं लिंकन अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखते थे। कई बार कोई ऑफिशियल या एडवाइजर सजेशन देता, लिंकन इंटरनली फीड करते कि ये सही है या नहीं। यही सिक्स्थ सेंस ने उन्हें क्रिटिकल मोमेंट में सही डिसीजन लेने में मदद किया। दोस्तों सिक्स सेंस फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ का सिग्नल भी देती है। ये क्रिएटिव सॉल्यूशन लाती है जो कन्वेंशनल थिंकिंग से बाहर होते हैं। दोस्तों ये सबकॉन्शियस माइंड और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का एक डायरेक्ट लिंक होता है। दोस्तों बिना सिक्स सेंस आप केवल ट्रायल एंड एरर मेथड पर ही डिपेंड रहोगे। दोस्तों सिक्स सेंस कैसे डेवलप करें, इसके लिए हमें राइटर बताते हैं मास्टर द प्रीवियस प्रिंसिपल्स। मतलब डिज़ायर, फेथ, इमेजिनेशन, परसिस्टेंस, सबकॉन्शियस ब्रेन, मास्टर माइंड, ये सब को पहले अप्लाई करो। दूसरा नंबर पॉइंट बताते हैं मेडिटेशन करो, माइंड को रिलैक्स करो। तीसरा नंबर पॉइंट बताते हैं पॉजिटिव इमोशंस लाओ,
सिक्स सेंस एम्पलीफाई होगा इससे। विजुअलाइजेशंस और विजुअलाइज करो अपने गोल को, सबकॉन्शियस माइंड जो है उससे ट्यून्ड रहेगा। और अपने गट फीलिंग पर ट्रस्ट करो, सिग्नल आते हैं तो फेयर को इग्नोर करो। दोस्तों, एडिशन ने सिक्स सेंस से फाइनल इन्वेंशन पाया। फोर्ड ने मास प्रोडक्शन और डिज़ाइन इनोवेशन सिक्स सेंस से ही किया। दोस्तों, लिंकन ने लाइफ चेंजिंग पॉलिटिकल डिसीजन इंट्यूशन से ही लिए। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं द सिक्स सेंस इज द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। तो अब आप तय करो, आप इंट्यूशंस को इग्नोर करोगे या उसे अपनी सक्सेस का सीक्रेट वेपन बनाओगे, क्योंकि वही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं जो अपनी सिक्स सेंस को सुनते हैं और एक्शन में लाते हैं। दोस्तों, इस किताब की पूरी समरी आपको मैं एक लाइन में बता रहा हूँ। पहला पॉइंट डिज़ायर, दूसरा फेथ, तीसरा ऑटो सजेशन, चौथा स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पांचवा इमेजिनेशन, छठा ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सातवां डिसीजन, आठवां परसिस्टेंस, नौवां मास्टरमाइंड ग्रुप, द अगला 11वां सबकॉन्शियस माइंड, 12वां योर ब्रेन, एंड 13 द सिक्स्थ सेंस, एंड द 14 डर से बचना। तो दोस्तों, ये फाइनल लेसन है आप सभी ऑडियंस के लिए कि डिजायर प्लस फेथ प्लस परसिस्टेंस विदाउट फेयर इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल फोर्स। सबकॉन्शियस माइंड और सिक्स सेंस मिलकर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज देंगे। मास्टर माइंड और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग इंश्योर कि आपकी आइडियाज रियलिटी बने। अगर आप इन 14 प्रिंसिपल्स डेली लाइफ में अप्लाई करोगे तो कोई भी ड्रीम अनरीचेबल नहीं रहेगा। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। तो आज से अपनी फेयर्स को पहचानो, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से फीड करो और अपने मास्टर माइंड ग्रुप के साथ एक्शन लो, क्योंकि यही है थिंक एंड ग्रो रिच का सीक्रेट। डिजायर, फेथ, एक्शन और फेयरलेसनेस। और याद रखो, सक्सेस सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हैबिट्स और प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में अप्लाई करने का नाम है। तो इसी के साथ ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।